Hi there, this is Rahman and I welcome you to our basic classes of English language. Today our topic is idioms and phrases. हम phrasal verbs को भी इसमें कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 बोर्ड रिलेटेड idioms and phrases and phrasal verbs को आपको याद कराना। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है हमारी टेंशन वोकेबलरी को लेकर के बढ़ती जाती है और जब हम किसी भी वर्ड को किसी भी एक्सप्रेशन को याद करते हैं तो जनरली वो हमें याद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई नहीं होती। तो हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक्स की, ऐसे तरीक़ों की जिससे आप किसी भी एक्सप्रेशन को, फ्रेज़ को, इडियम को, फ्रेजल वर्ब को, मीनिंग को अच्छे से याद कर पाएँ। तो ईडियम्स को लेकर के एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ईडियम उस तरह की एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके वर्ड मीनिंग सीधे सीधे अप्लाई नहीं होते हैं और जो उसका मीनिंग, जो उसका सेंस निकल करके आता है वो वर्ड मीनिंग से रिलेट नहीं करता, कहीं लिटिल बिट कनेक्ट हो सकता है। तो हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे और लिंक्स क्रिएट करेंगे। पीछे आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी और उसी सीरीज़ में हम एक नए तरह से आपके सामने आज हैं। हमने उन स्पेशल एक्सप्रेशंस को यहाँ कलेक्ट किया है, इडियम्स को कलेक्ट किया है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम आपको टॉप 50 इडियम्स की बात करेंगे और जब हम 50 कर चुके होंगे तो फर्दर इसको हम 100 तक लेकर के जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले इडियम पिक होल्स इन से। इससे पहले कि आप आगे इस वीडियो को देखें, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अपने पहले इडियम पिक होल्स इन से। पिक होल्स इन जैसा कि हमारा वर्ड मीनिंग है, पिक का मतलब होता है उठाना या चुनना, होल्स मीन्स कोई भी बिल या छेद, और इन आप प्रेपोजिशन जानते हैं। तो इनको देखकर कैसा लगता है कि हमारा मीनिंग है कि किसी बिल में से, किसी चूहे के बिल में से या किसी छेद में से कोई चीज़ पिक करना, ऐसा इसका मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और स्टूडेंट्स जो फ्रेजेस में एक्सपर्ट नहीं हैं, इडियम्स में एक्सपर्ट नहीं हैं, वो जब भी आपको ऑप्शंस आते हैं तो उन ऑप्शंस में से इन वर्ड्स से रिलेट करके वे मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं। वही नहीं करना है। पिक होल्स इन का जो मीनिंग निकल करके आता है वह आता है कमियां निकालना। अब हमें कमियां निकालना तो पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है। अब सवाल यह है कि मीनिंग तो बुक्स में भी लिखे हुए हैं, तो फिर यहाँ क्या कुछ नया मिलने वाला है? तो यहाँ यह नया मिलने वाला है, पहले नंबर पर आपको जब भी कोई इडियम याद करें तो ये पता करना है कि वो इडियम वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है। ये आपको पता करना है। पिक होल्स इन, निकालना, करना, जब भी मीनिंग में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह वर्ब है। और वर्ब जब हमें मालूम हो गया तो हमें अपने सेंटेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए उसको अपना एक सेंटेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर कहा जाता है आपसे मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, एक में मीनिंग पूछा जाता है जिसमें MCQs होते हैं, तो आप सीधा सा जो भी मीनिंग रिलेट करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके टिक कर लेते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन आती है यूज़ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस सो एज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इडियम या फ्रेज को इस तरह से यूज़ कीजिए कि आपके यूज़ से ये पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है वह गलती ये होती है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सीधे सीधे याद कर लेते हैं, उनके यूजेज बनाकर नहीं देखते, और हमें यहाँ पर यूजेज से कनेक्ट करना है। तो कमियां निकालना, कमियां निकालने को इसके बाद 2 नंबर पर आपको एक बात सीखनी है, रिलेट करना। रिलेट करना किसे कहते हैं? हमें पिक होल्स इन याद करना है, मीनिंग में कमियां निकालना। अब ये पिक होल्स इन देखते ही कमियां निकालना दिमाग पर जोर डाले बिना खुद से चलकर आ जाए कि इसका मीनिंग कमियां निकालना है, फाइंडिंग फॉल्ट्स है। कैसे पता करें?
तो आप इसको रिलेट कीजिए। जब हम शॉप पर जाते हैं और कोई कपड़ा ख़रीदते हैं तो हम साफ़ सुथरे थान में से देखते हैं उठाकर कहीं कोई छेद तो नहीं है। इसी तरह से आप रिलेट कर लें कमियां निकालना, पिक होल्स इन, यानी उस जो बिल्कुल एंटायरली क्लीन एंड न्यू क्लॉथ है उसके अंदर हम देखते हैं कहीं कोई छेद, कहीं कोई कमी तो नहीं। इस तरह से हम साफ चीज़ के अंदर जो छेद देख रहे हैं, ऐसे ही किसी साफ पर्सनैलिटी में हम खामियां निकाल रहे हैं, त्रुटियां निकाल रहे हैं या कमियां निकाल रहे हैं, तो इन वर्ड से आप रिलेट कर लेंगे। तो डे टू डे लाइफ में जब हम किसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं डोंट पिक होल्स इन अदर्स। तो इसका जो यूज़ होगा वो यूज़ भी आप ऐसे करेंगे कि जो भी ईजीएस्ट सेंटेंस होगा, ईजीएस्ट सेंटेंस लें, शॉर्टेस्ट सेंटेंस लें। एग्जामिनेशन में जब आपको इसको यूज़ करना हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे डोंट पिक होल्स इन। मान लीजिए कि मुझे पिक की सेकंड फॉर्म नहीं आती, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे सेंटेंस चुनेंगे कि जो हमें वर्ब दी गई है वह फर्स्ट फॉर्म है, तो हम फर्स्ट फॉर्म को ही अपने सेंटेंस में यूज़ कर लेंगे। डोंट पिक होल्स इन अदर्स। तो यहाँ पर हुआ दूसरे लोगों के अंदर कमियां ना निकालें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद पिक होल्स इनको आप अंडरलाइन कर देंगे और यहां लिख देंगे यूज। तो ये आपका इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन देना होगा। इससे पहले कि हम दूसरे इडियम और एक्सप्रेशन की तरफ चलें, एक बात आप समझ लीजिए कि वोकेबलरी हमें याद कैसे होती है। एक तो हमने रिलेट करके याद करना सीख लिया, दूसरे हमें वोकेबलरी लर्न होती है जब किसी भी वर्ड को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लर्निंग करते हैं और यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें अपनी डे टू डे वोकेबलरी को एनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट आपका यह है कि वोकेबलरी आपकी इन्हेंसमेंट पर ऐसे पहुंचेगी कि जो भी आप सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो तुरंत उसको समझकर एक बार फाइनली ग्रास्प कर लें कि ये क्या एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड्स इंक्रीज़ होते रहेंगे और वर्ड बैंक हमारे माइंड में बन जाएगा, और फिर हमें एग्जामिनेशन में वोकेबलरी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ लर्न करने बैठे हैं तो मेमोरी का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सेप्शनल केस में ही होती है। तो जो भी एक्सप्रेशन आप एक बार सुने उसे अच्छे से समझें, प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करें, और कुछ भी अगर नहीं है तो उस वर्ड को रिलेट करें और समझें कि इसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है प्रॉस्पर होना या संपन्न होना। हमने देखा था कि सबसे पहले हमने मीनिंग लिखा संपन्नता, यानी जिसे हम कभी कभी वेल टू डू भी कहते हैं, प्रॉस्पर भी कहते हैं। तो वेल ऑफ, संपन्नता वाला, जिसे आप कहते हैं खाते पीते घर का, यानी जिनके पास जो धन को लेकर के काफ़ी गुंजाइश हो, काफ़ी ज़्यादती हो और अच्छा इनकम हो, उसको हम वेल ऑफ कहते हैं। अब इस वेल ऑफ को किस तरह से यूज़ करेंगे, पहले हमने मीनिंग समझा। मीनिंग के बाद पॉइंट नंबर 2 क्या सीखना है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यह आएगा एडवर्ब में। हम कहेंगे कि भाई अब तो वह पनप गया है, अब तो वह खाते पीते घर का हो गया है। और अगर सीधे सीधे बात करें तो हम कहेंगे अब तो वह धनवान हो गया है, अब तो उसके पास ईश्वर ने, खुदा ने खूब दिया है। तो आप लिखेंगे ही गॉट वेल ऑफ नाउ। अब चूंकि यहाँ नाउ हमने लिख दिया तो यहाँ हमको हैज़ लिख देना चाहिए, क्योंकि आज से ये सेंटेंस रिलेट हो जाएगा। तो ही गॉट वेल ऑफ, गॉट का मतलब होता है होना, और जब हम इसे पास्ट में यूज़ करते हैं या थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वाज वर्ब को हम गॉट से यूज़ करते हैं। ही हैज़ गॉट वेल ऑफ नाउ।
अब संपन्नता वाले को हमें वेल ऑफ से रिलेट करना है। अब हमें वेल ऑफ को जोड़ना है कि संपन्नता हमें तुरंत याद आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वेल का मतलब होता है अच्छा और ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट। तो इसको ऐसे याद रखिए भाई, अब तो मालदार हो गए हैं तो आप दूर हो गए हैं, तो ये हुआ आपका वेल ऑफ। इट मीन्स जो बनता जाता है वो कमज़ोर लोगों से दूर होता जाता है। तो वेल ऑफ यानी खाते पीते घर का, इट मीन्स रिच, रिच हो गए हैं तो पुअर लोगों से उनकी कनेक्टिविटी टूट गई है। तो वेल अच्छा, अच्छा मीन्स रिच और ऑफ मीन्स डिस्कनेक्ट, मालदार होते जाइए, दूर होते जाइए। तो वेल ऑफ मीन्स संपन्नता वाला। तो ये हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है होल्ड गुड। तो होल्ड गुड का सबसे पहले जानेंगे मीनिंग। होल्ड गुड का मतलब होता है रिमेन वैलिड। रिमेन वैलिड का मतलब है अपने असर को बरकरार बनाए रखना। रिमेन वैलिड का मतलब है अपनी वैधानिक विशेषता को बनाए रखना। अब जिन लोगों की हिंदी वीक है वो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अपनी पावर को बनाए रखना। इट मीन्स जो भी क्वालिटीज़ आपको दी गई हैं उस अच्छाई को मेंटेन रखना, अपने जो आपके अधिकार हैं उनको बनाए रखना, अपनी पावर को बनाए रखना। तो अब यहाँ पर जो होल्ड है ये आपकी वर्ब है। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है, और बहुत लंबा सेंटेंस नहीं सोचना है। मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया। सब्सक्रिप्शन मीन्स आपने किसी चीज़ को सब्सक्राइब कराया और उसका सब्सक्रिप्शन आपका 30 तारीख तक का है। आपने कोई रिचार्ज कराया और रिचार्ज की डेट आपकी लास्ट 30th है किसी भी मंथ की। तो आप कहेंगे दिस रिचार्ज विल होल्ड गुड बाय द 30th ऑफ दिस मंथ। तो इट मीन्स उसकी वैलिडिटी कब तक है वो होल्ड गुड होता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं टू फॉलो सजेशंस। टू फॉलो सजेशंस, कोई भी बात, कोई भी सिस्टम जब तक काम करेगा उस डेट तक वो होल्ड कर रहा है अपने गुडनेस को। होल्ड गुड। सपोज कीजिए आपने किसी से कहा कि हम एक प्लानिंग को मुकम्मल करने जा रहे हैं, जो भी सजेशंस हैं आप इस डेट तक दे सकते हैं। तो सजेशंस का जो पीरियड है आप लिखेंगे सजेशंस विल होल्ड गुड बाय दिस डेट। इस डेट तक आप सजेशन दे सकते हैं। तो आप फॉलो करेंगे उन लोगों को, और जिस डेट के बाद वह काम बंद हो जाएगा तो होल्ड गुड उससे पहले का समय होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कूपन है और कूपन आपको यूज़ करना है, तो कूपन की कोई लास्ट डे होगी, लास्ट डेट होगी, तो उस डेट को आप लिखेंगे दिस कूपन विल होल्ड गुड बाय दिस डे ऑफ द मंथ या डेट ऑफ द मंथ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। तो आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लें और आसान से आसान सेंटेंसेस को एग्जामिनेशन में यूज़ करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम कितने समझदार हैं ये मायने नहीं रखता, हमने जो एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली जिस सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में देनी है वो सही होना ज़रूरी है। तो होल्ड गुड। अब अगला पॉइंट आता है कि हम होल्ड गुड को वैलिडिटी से कैसे रिलेट करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, होल्ड का मतलब होता है थामना, यानी ये कब तक थमा रहेगा उसका गुडनेस, उसकी डेट कब एक्सपायर हो रही है। तो एक्सपायरी डेट से पहले कोई भी चीज़ गुड रहती है, उसके बाद वो नुकसान दे देती है। तो यानी वो अपनी गुडनेस को मेंटेन किए हुए है, होल्ड किए हुए है। तो ये हुआ होल्ड गुड। होल्ड गुड मीन्स रिमेन वैलिड। आई थिंक कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पुट टू द स्वॉर्ड, हमारा इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है स्वॉर्ड, राइट प्रोनाउंसिएशन स्वॉर्ड। पुट टू द स्वॉर्ड इसका मतलब होता है नोक पर होना। अब इस नोक से क्या मतलब है, नोक से मतलब ये नहीं है कि हमारी स्वॉर्ड है उसके पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ आने वाली है, नहीं। नोक पर का मतलब है खतरे, हमेशा खतरे पर होना। आप आमतौर से कहते हैं कि
इन लोगों पर तो हमेशा तलवार लटकी रहती है। तो अगर हम इसको हिंदी ईडियम में डालें तो आप ये भी कह सकते हैं कि तलवार लटके होना। अब तलवार लटकने का क्या मतलब है? तलवार लटके होने का मतलब है कि लगातार खतरा बने रहना। तो जितनी भी बातें हम कह रहे हैं आप उनको समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमने नोक पर लिखा, खतरे पर लिखा, तलवार लटके होना लिखा, एग्जामिनेशन में कुछ और तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो आपको ये रिलेट करना है कि कोई भी बात जो हमेशा खतरे के अंदर रखती है किसी को, वो पुट टू द सोर्ड होती है। पुट टू द सोर्ड को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है। ये वर्ब है। हमने मीनिंग जाना, हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लिया। अब हम करेंगे इसको क्या, हम करेंगे रिलेट। रिलेट कैसे करेंगे? पुट का मतलब होता है रखना, और हमने रख दिया किसी चीज को तलवार की नोक पर। तो तलवार की नोक पर यह खतरा बना रहेगा कि कब ये स्टैब ना हो जाए उसके अंदर, कभी तलवार जो है उसके अंदर जो है एंटर ना कर जाए, उसको हर्ट ना कर दे। तो खतरे पर अगर कोई चीज़ बनी है तो ऐसा मानो कि तलवार की नोक उस तक पहुंच चुकी है और वो चुभने ही वाली है। पुट मीन्स रखना, सोर्ड तलवार पर, इट मीन्स खतरे में लगातार बने रहना। इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको आप यूज़ करेंगे कि द पीपल हु आर लिविंग ऑन द बॉर्डर आर ऑलवेज पुट टू द सोर्ड। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं वह हमेशा खतरे के अंदर होते हैं। तो पुट टू द सोर्ड। आप कहेंगे कि दोज पीपल हु आर इनोसेंट दीज डेज आर ऑलवेज पुट टू द सोर्ड। आजकल जितने शरीफ लोग हैं वह हमेशा बेईमानों के खतरे के दायरे में रहते हैं। तो पुट टू द सोर्ड। किसी के लिए आप कह सकते हैं कि इसके सिर पर तलवार लटक रही है, इसका मतलब हुआ कि वह खतरे में है। तो आप कहेंगे पुट टू द सोर्ड। तो इस तरह से जब आपको ऑप्शन हो तो डेंजर का जहां भी आपको एहसास हो कि इस वर्ड के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में डेंजर के अंदर होना नजर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। एक्सप्रेशंस, हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्रेशंस आंसर हो सकती हैं। अब चलते हैं फिफ्थ ईडियम की तरफ। हम देख रहे हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। सबसे पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कठिनाई से या मुश्किल से गुजारा करना। कठिनाई से गुजारा करना। अब कठिनाई से गुजारा करना का मतलब है मुश्किल से गुजर बसर करना, जीवन जीना। किस तरह का कि इनकम की शॉर्टेज है लेकिन ज़िंदगी को तो आगे चलाना है, तो उसको किस तरह से चलाएं, तो उसको हम कहते हैं कठिनाई से गुजारा करना। तो ये तो हमारा मीनिंग हुआ। मीनिंग के बाद जब भी हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन में टू दिया हो, जब हम मेन वर्ब की जगह से यूज़ करते हैं तो हम टू को हटा करके इसकी जो भी आपको लगता है कि आप सेंटेंस बनाएंगे, मेक, मेड, मेड, किसी भी टेंस में से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इन्फिनेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड एक बात आपको बताएंगे, और वह ये होगी कि जब भी हम सेंटेंस बनाएं तो हमारा सेंटेंस बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत शॉर्ट रहना चाहिए। और अगर कोई बुरी तरह की एक्सप्रेशन है, खराबी दे रही है, तो उसको आसान होगा कि हम शुड नॉट से बनाएं, और अगर अच्छी है तो शुड से बनाएं। आपको एक यूज़ करना होता है एग्जामिनेशन में, इजीली आप उसको कवर कर पाएंगे। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद हम देखेंगे कि रिलेट कैसे करें। तो यहाँ पर आ रहा है वर्ड बोथ और एंड्स और मीट। तो बोथ का मतलब है दोनों, एंड का मतलब है सिरे, और मीट का मतलब है मिलना। अब ये याद कैसे रहे कठिनाई से गुजारा करना, तो हम ऐसे सोचेंगे कि किसी भी इंसान की लाइफ बर्थ और डेथ दो पॉइंट्स से मिलकर बनी है। तो हम दोनों जो हमारी लाइफ के सिरे हैं, कौन से? डेथ तो कभी भी आ जाएगी, एक है हमारा जन्म, और जन्म और डेथ के बीच का जो हमारा समय है, हम इनको कैसे मेंटेन रखें, दोनों सिरों को कैसे मेंटेन रखें,
वो क्या, दोनों को मेंटेन रखने का मतलब है जीवन आगे बढ़ाना। तो बोथ एंड, जीवन एंड मृत्यु, इस तरह से आप इसको रिलेट करें। और यदि आपके दोनों सिरे मेंटेन हैं तो आप जीवित हैं, और जैसे ही एक सिरा आपका फिनिश होगा डेथ अप्रोच हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इसके यूज में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट दीज डेज। हिंदी में आप समझ लीजिए, इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट याद कर लीजिए आप। उसके बाद सारा एक्सप्रेशन एक साथ कॉपी कर दीजिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स आपको याद दिलाएगा कि कठिनाई से गुजारा करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब है दो तरफा या एक साथ दो प्रकार का लाभ, दो प्रकार का लाभ, और वो भी कैसे, एक साथ, एक समय में, यानी डबल फायदा। तो ये हो गया मीनिंग। बोथ वर्ल्ड्स, इट मीन्स हम यहाँ दुनिया में हैं और आफ्टर डेथ कहीं और होंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें वहाँ भी फ़ायदा होगा और इस वर्ल्ड में भी फ़ायदा होगा। तो किसी भी काम का दोहरा लाभ, तो बोथ वर्ल्ड्स आपको याद दिला देगा कि दो फायदे एक साथ आ रहे हैं। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो यूज़ करने में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यह एडवर्ब की जगह पर यूज़ होगी, इसमें वर्ब का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसको हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन टीचिंग। तो दोहरा लाभ कौन उठा रहा है, दोहरा लाभ उठा रहा है ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मीन्स उसको टीचिंग से दोहरा फ़ायदा है। या तो आप ये मान लें कि उसको नॉलेज भी मिल रही है और अर्निंग भी हो रही है, दूसरी बात वह खुद भी सीख रहा है, दूसरों को भी सिखा रहा है। तो इस तरह से दो प्रकार का लाभ एक ही समय में, बोथ मीन्स दोनों, वर्ल्ड्स मीन्स परलोक का भी और इस लोक का भी, इट मीन्स डबल फ़ायदा। तो आप फिर एक बार समझ लें, ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन टीचिंग। अब नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है अंडर द प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है बेमन से। बेमन से मतलब जिसके अंदर दिल ना लगे, बिना रजामंदी के हम कोई काम करें। तो अब ये अंडर प्रोटेस्ट क्या हुआ, ये आपका एडवर्ब हुआ और ये आपको प्रेडिकेट पार्ट में यूज़ करना है। तो इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको आप यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस सोचें, शॉर्ट सोचें, वह घर बेमन से गया है, यानी उसका मन नहीं कर रहा था घर जाने के लिए। तो आप लिखेंगे ही वेंट होम अंडर प्रोटेस्ट, ही लर्न वोकैबुलरी अंडर प्रोटेस्ट। तो अंडर प्रोटेस्ट का मतलब है बेमन से। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं अनविलिंगली, तो अनविलिंगली का मतलब हुआ बेमन से। अंडर, अब इसको रिलेट करेंगे चूँकि याद रखना है, अंडर मीन्स किसी चीज़ के दायरे में, प्रोटेस्ट का मतलब है, अगर हम उर्दू में बोलें तो एहतजाज, हिंदी में बोलें तो किसी चीज़ के विरुद्ध होना या विरोध करना। तो वो विरोध करता हुआ या हम कहते हैं बड़बड़ाते हुए कोई काम करना, इट मीन्स उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू समथिंग अंडर प्रोटेस्ट, तो ये आपका इसमें यूज़ हुआ। नेक्स्ट इडियम है टू कम टू टर्म्स। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग है मुद्दे की बात, यानी ख़ास बात। ख़ास का मतलब कि सारी बातें छोड़कर जो मेन पॉइंट है उस पर बात करें, मुद्दे की बात। तो इधर की बात हुई, उधर की बात हुई, जो मेन बात थी वो नहीं हो पा रही थी, तो हम कहेंगे प्लीज़ कम टू टर्म्स। जो भी शर्तें हैं उन पर आइए, उस पर हम जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो अब हम दूसरी बात ये देखेंगे, ये क्या है, ये वर्ब है। वर्ब हमें आ गया। अब हम करेंगे लिंक की, मुद्दे की बात को कैसे लिंक करें कि ये हमें याद रहे।
तो सीधा सा हम किसी को इनवाइट करते हैं कि टर्म्स की बात कीजिए, अब काम की बात कीजिए, तो कम टू टर्म्स। तो इसका जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ सीधा से लिख देंगे, प्लीज़ से सेंटेंस बना लें, आसान रहेगा। प्लीज़ कम टू टर्म्स नाउ, इतना सेंटेंस सफिशिएंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद है हम 10th पर, टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मीनिंग निकल करके आता है किसी भी तरह से। किसी भी तरह से का मतलब बेईमानी से, चाहे अच्छाई से, चाहे कभी अच्छाई से कभी बेईमानी से। टू प्ले यहाँ पर हमें वर्ब मिल गया, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया, इन्फिनिटिव पर यूज़ करना है तो टू के साथ करें, और अगर मेन वर्ब पर करना है तो टू हटाकर प्ले प्लेड प्लेड करके आप इसको यूज़ करें। फास्ट का मतलब बहुत तेज़ी से, लूज़ मतलब किसी काम में ढील देकर। तो कोई काम या तो बड़े आप सतर्क होकर करते हैं या बिल्कुल ढील देकर करते हैं। इट मीन्स कैसे भी करते हैं, थोड़ी चालबाजी लगाते हैं, थोड़ी ईमानदारी रखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट कर लिया। आई डू नॉट लाइक टू प्ले फास्ट एंड लूज। और जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पता चला कि सेंटेंस बनाना मुश्किल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सारा इडियम आपने यूज़ कर लिया, केवल सब्जेक्ट लगाना था। ही प्लेड फास्ट एंड लूज यस्टरडे, बहुत आसान हो गया। तो एग्जामिनेशन के लिए हर इडियम का एक सेंटेंस आप यूज़ करके लर्न कर लें और उसी की तर्ज पर आप आगे सेंटेंस बनाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इन सारे इडियम्स को आगे बहुत तेज़ी से लेकर के चलेंगे 50 तक, और 50 जब हम पूरे कर लेंगे फिर आगे 100 तक हम इन इडियम्स को लेकर के जाएंगे। और इनको आप लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जामिनेशन के लिए आप इन इडियम से यूज्ड टू हो जाइए। आई थिंक कि ये इडियम्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। इस तरह के इडियम्स और दूसरे पॉइंट्स को लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को मिलते हैं जल्दी दूसरी इस तरह की वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।